ये टैंक्स और ये इंजन्स आपको अभी भी वहीं पे मिलेगी और एक डरावनी युद्ध की याद दिलाएगी। इस जगह को देख के किसी भी कार लवर का दिल दहल जाएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली शौक से खरीदी गई चीजों में काफी ज्यादा इमोशन होता है, इसीलिए जब वो चीजें खराब हो जाती है या फिर यूज करने के लायक नहीं रहती तो फाइनल गुड बाय कहने में हम सभी को दुख होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी व्हीकल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको एक गुड लक किस भी नसीब नहीं हुआ। और ये व्हीकल सिर्फ कार या फिर बाइक नहीं है, ये प्लेन से लेकर ट्रेन तक और क्रेन से लेकर टैंक तक है। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड की टॉप 15 शॉकिंगली अबंडेंट व्हीकल्स की सच्ची घटनाएं बताने वाला हूं और धीरे धीरे ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। तो फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से, यानी कि बास्तान कार्ट ग्रेवयार्ड से। और बास्तान स्वीडन और नॉर्वे के बीच में यानी कि उनके बॉर्डर में पड़ने वाला एक जंगल है और इस जंगल में आपको 1000 से भी ज्यादा अबंडेंट कार्स देखने को मिलेगी। ये देख के आपको लगेगा कि किसी ने इन सारी गाड़ियों को प्रकृति के हवाले मरने के लिए छोड़ दिया है और ये सीनरी देखकर किसी भी कार लवर का दिल दहल जाएगा। अपने टाइम पे जब ये सारी गाड़ियां जवान थी तब ये सारी गाड़ियां यूएस मिलिट्री के अंदर काम करती थी और इन गाड़ियों में आपको वोक्सवैगन, फिएट, फोर्ड, वोल्वो, शेवरले, इन सभी तमाम कंपनियों की गाड़ियां देखने को मिलेगी। लेकिन अब इन गाड़ियों की हालत देख के आपको डेफिनेटली बुरा लगने वाला है। यहाँ की ज्यादातर गाड़ियों को पेड़ पौधे अपना घर बना चुकी है और कोई कोई गाड़ी तो इतनी बदनसीब है कि उसकी छत को फाड़ कर बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं। फिलहाल दुनिया भर की टूरिस्ट के लिए ये तो एक काफी दिलचस्प घूमने की जगह बन चुकी है और इसकी वजह से जिनकी ये एरिया है वो काफी अच्छे पैसे भी बना रही है। शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये एरिया ओवर $150,000 से भी ज्यादा वर्थ का है। इसलिए इस जगह को एक काफी टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है ताकि कोई भी इन गाड़ियों की मेटल को स्क्रैप आयरन के लिए इस्तेमाल ना करे। और गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात, आप में से कई व्यूअर्स मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे टोटल व्यूअर्स तो बहुत पहले ही 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 0.7% ने मुझे सब्सक्राइब किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है तो बेझिझक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं नंबर 14 की तरफ। अ लेजेंडरी बुगाटी रेस्क्यूड फ्रॉम ए लेक। तो स्विट्जरलैंड में 1935 से एक लेजेंडरी बुगाटी एक लेक में पड़ी रही। अगर इसके पीछे की सच्ची घटना की बात करें तो ये 1925 लेजेंडरी बुगाटी मॉडल का मालिक था इटाली का एक ग्रैंड ड्राइवर रेने ग्रे। और 1935 में स्विट्जरलैंड के एक आदमी के साथ पोकर गेम में हार जाने के बाद रेने ग्रे अपने इस कार से हाथ धो बैठे थे और गेम के रूल्स के मुताबिक उनको अपनी कार स्विट्जरलैंड में पहुंचानी थी। और अपनी कार स्विट्जरलैंड में पहुंचाने के टाइम कस्टम ऑफिसर ने उनको पकड़ लिया और कस्टम्स ऑफिसर ने मिस्टर ग्रे से इतना कस्टम ड्यूटी चार्ज किया कि वो दे नहीं सके। इसलिए गुस्से में पास के एक लेक पे उन्होंने अपनी गाड़ी को फेंक दिया और 1935 से ये कार वहीं पे पड़ी थी। और इसके 70 साल बाद 2005 में अचानक एक स्कूबा ड्राइवर्स की ग्रुप को ये कार लेक के नीचे मिली और उसके बाद इस कार को रेस्क्यू किया गया और वहीं के एक म्यूजियम पे रख दी गई। ये आप अभी भी उस म्यूजियम पे देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 13 की तरफ। अ क्रेन स्टक इन ए वाटर एंड नेवर गेट रेस्क्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि समंदर पे कोई भी चीज बनाने के लिए आपको उतनी ही जाइगेंटिक और एडवांस मशीनरी चाहिए और 1987 में ऐसा ही एक जाइगेंटिक और फ्लोटिंग क्रेन था BOS 400 और ये उस टाइम की साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्लोटिंग क्रेन थी। लेकिन ऐसी क्रेन्स में खुद को चलाने के लिए इंजन नहीं होता, इसलिए इनको 2-3 टगबोट के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। लेकिन एक बार इसे टो करने के टाइम पे बहुत बड़ा तूफान आया और उसमें टगबोट और क्रेन के बीच में लगी हुई रस्सी टूट गई और क्रेन बुरी तरीके से स्टक हो गई और वो सी साइड पे ऐसे स्टक हुई कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वहां से हिलाया नहीं जा सका। इसके बाद इसका ओनर अपनी किस्मत को कोसते हुए टोटल $70 मिलियन का नुकसान बताया और 1987 से ये जायंटिक क्रेन अभी तक उसी जगह पे खड़ी है। आज भी आप इसे देख सकते हैं। और अब चलते हैं नंबर 12। इंजन्स आर स्टिल वेटिंग टू बी शंटेड। नॉर्मली लोकोमोटिव के रिटायरमेंट के टाइम उनकी लास्ट रन के बाद उनको फिर से लोकोमोटिव वर्क्स पे बुलाकर एक फेयरवेल दी जाती है। लेकिन ऐसे भी कुछ बदनसीब लोकोमोटिव्स हैं जिनकी लास्ट रन उनकी लास्ट जर्नी बनकर रह चुकी है और ऐसे ही एक दो नहीं 100s ऑफ लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलेगी रशिया की पर्म रीजियन में।
रशिया के इस जंगल में आपको कतार में पुरानी स्टीम लोकोमोटिव्स देखने को मिलेगी और ये लोकोमोटिव्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रशियन आर्मी को कोल और फूड पहुंचाती थी। लेकिन वॉर खत्म हो जाने के बाद रशिया को इन लोकोमोटिव्स अब जरूरत नहीं थी, इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने इन सभी को ऐसी एक सुनसान जगह पे छोड़ दी। हालांकि ट्रेन फैंस, स्पेशली स्टीम इंजन फैंस के लिए ये काफी एक रोचक जगह है। अब चलते हैं नंबर 11, वन अबांडेंड रेल प्लेन। और ये ट्रेन अबांडेंड ट्रेन होने से भी ज्यादा एक अबांडेंड आइडिया है। 1920 में एक ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज बेंजी ने इस आइडिया को सबसे पहले सबके सामने रखा था और उनके आइडिया के मुताबिक ये वन काइंड ऑफ रेलवे कोच की तरह था, जिसमें इंजन और पीछे प्रोपेलर लगे हुए थे और ये प्रोपेलर घूमने के कारण इसकी स्पीड नॉर्मल ट्रेन की स्पीड से ज्यादा होने वाली थी। और इसकी एक प्रोटोटाइप बनाकर इसकी टेस्टिंग भी की गई और टेस्ट सफल भी हुए। लेकिन ये काफी महंगा प्रोजेक्ट था, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिनाई कर दिया और ये मास्टरपीस तभी से एक अबांडेंड ट्रेन की तरफ पड़ी है। अगर आपने थॉमस एंड फ्रेंड्स देखा है तो शायद आप इसे पहचानते होंगे। ये उसी से इंस्पायर्ड हुई एक कार्टून कैरेक्टर है। अब चलते हैं नंबर 10 की तरफ, ट्रेन्स फुल ऑफ गोल्ड। सदियों से पोलैंड में एक पॉपुलर मिथ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पोलैंड में एक सीक्रेट टनल बनाया गया था और इन टनलों का इस्तेमाल उस समय की नाजी आर्मी करती थी। एक बार नाजी आर्मी ने 300 टन सोने से भरी हुई ट्रेन इन्हीं टनलों में छुपा दी। 50 सालों से ढूंढने के बाद भी किसी को ये टनल नहीं मिला, लेकिन 2017 में एक ग्रुप ऑफ माइनर्स ने एक टनल को ढूंढ निकाला और उसके बाद जब टनल की दीवार को स्कैन किया गया तो उसके पीछे और 7 टनल दिखाई दिए, लेकिन अभी तक उसमें खुदाई नहीं हुई है। अगर ये ट्रेन मिल गया तो जर्मनी का सोने का भंडार तो भरने वाला है। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ, गोस्ट ट्रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एक गांव जहां पे ट्रेन नेटवर्क को बड़ा करने के लिए 3 NSU क्लास लोकोमोटिव को मंगाया गया, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस और प्राइस नेगोशिएशन को लेकर कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में मतभेद हुआ और इसी के चलते रेलवे का काम वहीं पे रुक गया। 30 साल बाद आज भी ये तीनों लोकोमोटिव वहीं पे खड़े हैं, लेकिन इनको ले जाने के लिए ना कोई लोको पायलट है और ना कोई रेल्स। और इस गांव की पॉपुलेशन है 150। अब इतने सालों से एक ऐसी चीज अबंडेंट पड़ी रहेगी तो इसके ऊपर दिलचस्प भूत की कहानियां तो आएगी ही। कई लोकल्स दावा करते हैं कि इन तीनों लोकोमोटिव में से एक लोकोमोटिव में रात को अभी भी एक लोको पायलट दिखता है। शायद वो अभी भी अपना ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। खैर, आपको ये भूत की कहानी कैसी लगी और आप भूत में यकीन रखते हैं या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ, रेक ऑफ पेगासस। 8 अक्टूबर 1970 में C-121 कंस्टेलेशन प्लेन एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। इसके बाद पायलट ने अपनी प्लेन से कंट्रोल खो दिया और प्लेन सीधे नीचे आके बर्फ में धंस गई और ये ऐसी धंसी कि प्लेन की ऑलमोस्ट हाफ बर्फ के अंदर घुस चुकी थी। लेकिन इत्तेफाक से पायलट और क्रू मेंबर और बाकी के पैसेंजरों में से किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और एक मेमोरी के तौर पर ये प्लेन अभी भी वहाँ पे है। और क्रैश लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स ने प्लेन से निकलते हुए अपना नाम इस प्लेन की बॉडी पे साइन करके एक अद्भुत मेमोरी के साथ घर चले गए। लेकिन मदर नेचर ने इस प्लेन को इतने अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया है कि अगर आप इस प्लेन को देखेंगे तो आपको लगेगा इसका क्रैश 2 दिन पहले ही हुआ है। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ, स्वार्म गोस्ट प्लेन। सन 1942 में बोइंग B-17E एक फाइटर प्लेन न्यू गिनी एरिया पे लड़ने के टाइम अचानक से फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से इस प्लेन को एक रिमोट लोकेशन पे क्रैश लैंडिंग करना पड़ा। फॉर्चुनेटली किसी भी क्रू मेंबर को तो चोट नहीं आई, लेकिन प्लेन की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए प्लेन को वहीं पे छोड़ देना पड़ा। फिर 1972 में एक हेलीकॉप्टर ने इसे ऊपर से ढूंढ निकाला। फिर 2006 में इसको बड़ी मुश्किल से वहां से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये अपनी क्लास की एक लौती प्लेन बची थी। इसके लिए 2010 में इसको अपनी होम कंट्री USA में लाकर सम्मान के साथ एक म्यूजियम पे रख दिया गया। अब चलते हैं नंबर 6, दी जेट ट्रेन। 1970 में एक रशियन साइंटिस्ट का इन्वेंशन था ये जेट ट्रेन और इन्वेंशन की ब्लूप्रिंट के मुताबिक एक लोकोमोटिव के छत पर 2 बड़े जेट इंजन्स लगाए गए और इसका टारगेट था 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करना। और ये स्पीड आज के टाइम में भी काफी कंट्री में काफी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है। और इस समय हम बात कर रहे हैं 1970 की। उस समय ये स्पीड किसी चमत्कार से कम नहीं था, तो एक प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाया गया और उसे टेस्ट भी किया गया और टेस्ट के रिजल्ट सुनकर शायद आप चौंक सकते हैं। इस ट्रेन ने रियलिटी में 200 किलोमीटर पर आवर की
फीट को टच किया, लेकिन इस फीट को टच करने के लिए इतना ज्यादा फ्यूल की खपत हुई और इसका खर्च इतना आया, ये किसी भी हालत में प्रैक्टिकल नहीं था। इसीलिए सक्सेसफुल होने के बाद भी इस आइडिया को डंप करना पड़ा। पहले तो ये प्रोटोटाइप मॉडल एक पार्क में सुंदर से फ्रेम बनाकर सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक अननोन रीजन के चलते इसे काफी बुरी हालत में अबंडन छोड़ दिया गया। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, दी प्लेन्स ऑफ बोलीविया। अब अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम बोलीविया में रेल रोड को बड़ा करने के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए ब्रिटेन से 100 स्टीम लोकोमोटिव्स मंगवाए गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों कंट्रियों के बीच में लॉजिस्टिक्स और पैसे को लेकर मतभेद हो गया और रेलवे का काम रुक गया। लेकिन जो इंजन मंगवाए गए थे वो 100 साल के बाद भी अपने घर ब्रिटेन लौट नहीं सके और बोलीविया के इस प्लेन पे अब अभी भी सारे लोकोमोटिव्स देख सकते हैं। हालांकि इस जगह की हवा में नमी बहुत है, इसलिए ज्यादातर लोकोमोटिव अभी किसी काम के नहीं रहे और उनके ज्यादातर पुर्जों में रस्टिंग हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टीम लोकोमोटिव फैन के लिए ये काफी अच्छी जगह है और काफी टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, द शिप वर्ल्ड डिस्कवर। 1974 जर्मनी के शिप कंपनी में एक बेहतरीन शिप को बनाया गया और उसका नाम दिया गया दी वर्ल्ड डिस्कवर। फिर उसको एक क्रूज कंपनी को बेच दिया गया और कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद उस क्रूज कंपनी ने इसको एक सिंगापुर की क्रूज कंपनी को बेच दिया। अपने प्राइम टाइम में ये शिप पूरी दुनिया घूमी थी और काफी बेहतरीन होने के कारण सभी को ये पसंद भी थी। लेकिन सन 2000 में इसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बड़े तूफान की वजह से ये शिप तट में जाके फंस गई और ऐसे गिरी कि इसके ज्यादातर हिस्से खराब हो गए। लेकिन फिर भी सारे पैसेंजर्स और जहाज का कैप्टन सही सलामत इससे बाहर निकले। लेकिन शिप की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ये उसी जगह पे फंस गई और इसे निकाला नहीं जा सका और आज 21 साल बाद भी ये अपने आखिरी दिन वहीं पे बिता रही है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, द शिप ग्रेवयार्ड। पिछले वाले में एक एबंडेंट शिप देखने के बाद ये ग्रेवयार्ड आपको चौंका सकती है और आपको भी इस एरिया का टूरिस्ट बना सकती है। ये शिप ग्रेवयार्ड हुआना के एक आइलैंड लेनाई पे स्थित है। यहाँ पे जनरली हवा काफी तेज चलती है और इसी वजह से सी ट्रैफिक काफी कम रहता है। इसीलिए 19th सेंचुरी में 6 माइल का ये विशाल एरिया शिप ग्रेवयार्ड घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे बहुत से जहाजों ने अपनी अंतिम घड़ियां बिताई है। एक बार यूएस मिलिट्री ने अपने पुराने 12 आर्मी शिप यहाँ पे डंप कर दिए। इन 12 जहाजों में 10 शिप तो पहले ही नेस्तनाबूद हो चुके थे, लेकिन बाकी 2 शिप आज अभी भी चट्टान की तरह वहाँ पे खड़े हैं और ये 2 शिप हैं यंग 42 और यंग 21। हालांकि ये 2 शिप अभी किसी काम के तो नहीं है, लेकिन ये कई समुद्री प्राणियों का घर है, इसीलिए यहाँ के लोकल्स इसे नेचर्स होम कहना पसंद करते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, द लास्ट ट्रेन टू नोवेयर। 1903 में यूएसए की अलास्का में गोल्ड माइनिंग की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए एक प्राइवेट रेल ट्रैक का निर्माण किया गया। लेकिन 5-6 साल बाद मजदूर और मालिक के बीच में झगड़ा होने के कारण गोल्ड माइनिंग रुक गया और इसके कुछ ही साल बाद अलास्का में एक भयानक तूफान आया और उस तूफान ने रेल की सारी पटरियों को उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए ट्रेन वहाँ पे फंस गई और 100 साल के बाद भी ये ट्रेन अभी भी उसी जगह पे फंसी हुई है। और अगर ऐसी चीजें 100 साल से भी ज्यादा टाइम पे वहाँ पे अबंडेंट रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ दिलचस्प भूत की कहानियाँ यहाँ के लोकल्स बताते हैं और रेल लाइंस ना होने की वजह से ये ट्रेन कहीं पे नहीं जा सकती। इसलिए लोकल्स इसे लास्ट ट्रेन टू नोवेयर बताना पसंद करते हैं और आज भी ये ट्रेन्स अपनी पटरियों का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ, दी फॉरगॉटन हीरोज। साइकोटन आइलैंड रशिया और जापान के बीच में बहुत पहले से ही एक टेंशन का मामला रह चुका है और ये दोनों कंट्री ही इस आइलैंड को क्लेम करना चाहती है। जनरली ये आइलैंड रशिया को ही बिलोंग करता है, लेकिन बीच में कुछ सालों के लिए जापान ने इस आइलैंड को ले लिया था। इसके बाद 1939 और 1945 के बीच में रशिया ने इस आइलैंड को फिर से क्लेम करने का मन बनाया और धीरे धीरे अपने ट्रूप्स और बड़े हथियार इस आइलैंड के बॉर्डर पर तैनात करने लगी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की बुरी तरह से हार होने के बाद रशिया ने इस आइलैंड को क्लेम कर लिया। आज इन दोनों कंट्री के बीच कोई भी टेंशन या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब ये दोनों कंट्री काफी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। लेकिन जो वेपन्स उस समय रशिया ने तैनात किए थे वो वेपन्स आज भी उसी जगह पे और जापान के कुछ एरिया पे
ऐसे पावर सिंबल अभी भी रखे हुए हैं। डेफिनेटली वो सब अभी काम के नहीं रहे, वो खराब हो चुके हैं, वो अबंडन है, लेकिन फिर भी ये एक लेगेसी सिंबल की तरह अभी भी चमक रहा है। तो गाइस यही थे वर्ल्ड के टॉप 15 अबंडन व्हीकल्स। तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।